हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विधि का जो कानून है या विधि का जो शासन है उसके बारे में। ठीक है, हम इसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं, जैसे कि कानून का शासन या विधि का शासन, इसके नाम से जान सकते हैं। कानून का शासन या विधि का शासन। विधि मतलब कानून, कानून का शासन या विधि का शासन। क्या होता है कानून का शासन? क्या होता है कानून का शासन? देखो, आपने सुना होगा कभी एक शब्द, एक लाइन सुनिए, क्या तेरे बाप का राज है? मैं कहूं कानून का राज है, तो क्या मतलब है दोनों बातों में? बाप का राज और कानून का राज। बाप का राज मतलब मेरे बाप का राज है या तेरे बाप का राज है, तो उसमें जिस व्यक्ति के बाप का राज है तो वो बाप है जो अपनी मर्जी से शासन करता है। लेकिन जहाँ पर कानून का राज होता है या कानून का शासन होता है, वहाँ पर किसी के बाप का राज नहीं चलता है। वहाँ पे यानी कि किसी के बाप की मर्जी या खुद किसी की मर्जी नहीं चलती है। वहाँ पर एक कानून होता है, नियम होते हैं, संविधान होता है, और उस कानून और नियम और संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है या शासन किया जाता है या राज व्यवस्था कार्य करती है। तो ये फर्क है किसी बाप के राज में और किसी कानून के राज में। तो देखिए, जो लोकतंत्र होता है उसकी सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि इसमें कानून का राज पाया जाता है, ना कि किसी के बाप का राज। ठीक है, लेकिन जो राजतंत्र होता है उसमें कानून का राज सामान्यतः नहीं पाया जाता। उसमें आमतौर पर किसी के बाप का राज पाया जाता है, और वो बाप होता है किसका? किसी राजकुमार का, यानी कि वो उस राजा का राज होता है। इंग्लैंड इस चीज़ का अपवाद है, क्योंकि इंग्लैंड में भले ही किसी के बाप का राज हो, राजतंत्र हो, वहाँ पर राजतंत्र है। हालांकि फिलहाल किसी की मम्मी का राज है, यानी कि रानी है, वहाँ पर महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, वो एक अलग बात है। तो वहाँ पर उसकी मम्मी का राज है, बाप का राज नहीं है, तो राजतंत्र है वो। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है इंग्लैंड की, कि वहाँ पर राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र है। राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र है। कैसे है? कैसे है लोकतंत्र? क्योंकि वहाँ पर कानून का शासन है। वहाँ पर भले ही नाम मात्र के लिए किसी के बाप या किसी की मम्मी का राज है या किसी राजा का राज है, किसी राजतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर जो पावर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पावर के सेंटर है, वो क्या है? वो संस्थाएं हैं जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं। यानी कि क्या है? वहाँ पर लोकतंत्र है, राजतंत्र के होने के बावजूद। ठीक है, भारत में क्या है? भारत में लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी नहीं है, लेकिन वहाँ राजतंत्र है और लोकतंत्र भी है। हमारे यहाँ पर राजतंत्र की जगह क्या है? देखिए, लोकतंत्र की जगह तो लोकतंत्र है दोनों जगह, यहाँ भी और वहाँ भी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ के राजतंत्र की तुलना में, वो है हमारे देश में गणतंत्र। यानी कि हमारे देश का जो मुखिया है वो है राष्ट्रपति। उसको एक निश्चित अंतराल पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुना जाता है। इस व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्रीय व्यवस्था। जिस देश का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो एक निश्चित अवधि के लिए, ये कौन सी व्यवस्था होती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जहाँ पर शासनाध्यक्ष यानी कि जो राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो किसी पालने में पैदा होता है, किसी के घर में पैदा होता है, राजा के घर में पैदा होता है, उसे कहते हैं राजतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो इंग्लैंड में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था प्लस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर भले ही गद्दी पर, राजा की गद्दी पर जो वहाँ की सबसे बड़ी पोस्ट है, उस पर वंशानुगत आधार पर नियुक्ति होती हो, लेकिन जो पावर सेंटर्स हैं, यानी कि जो पावर होती है असली में, वो उनके पास होती है प्रधानमंत्री के पास या मंत्री परिषद के पास। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए वहाँ पर राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र है और कानून का शासन है। और कानून का शासन लोकतंत्र में ही जनरली पाया
जाता है। तो भारत और इंग्लैंड की ये विशेषता है कि भारत और इंग्लैंड में कानून का शासन है, किसी के बाप का शासन नहीं है। और जो कानून के शासन की जो संकल्पना है वो इंग्लैंड से ही भारत आई है, और सबसे पहले इंग्लैंड में ही ये संकल्पना आई थी। एक विद्वान हुआ करते थे डायसी, डायसी, क्या नाम है इनका? डायसी। इन्होंने ही सबसे पहले इंग्लैंड में विधि के शासन की संकल्पना दी थी। ठीक है, कानून के शासन की संकल्पना किसने दी थी पहले? डायसी ने। डायसी वो विद्वान है जिन्होंने कानून के शासन की संकल्पना इंग्लैंड में दी, और वहीं से ही यह संकल्पना भारत आई। और इस संकल्पना का अर्थ क्या है? इस संकल्पना का अर्थ यह है कि किसी देश में कानून और नियम के अनुसार शासन किया जाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग की इच्छानुसार शासन किया जाना चाहिए। यानी कि कानून का शासन उस देश में कहलाएगा जिस देश में शासन किसी कानून या नियम या संविधान के आधार पर चलाया जाता हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी से या किसी के बाप के राज से। ठीक है, तो ये है किसकी संकल्पना? डायसी की विधि के शासन की संकल्पना, और यही इसका अर्थ है। विधि के शासन के अनुसार देश का शासन विधि तथा कानूनों के द्वारा संचालित किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के इच्छानुसार। समझ में आ गया? कानून का शासन का सिंपल सा अर्थ यह है कि जिस देश में शासन कानून, नियम और संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जाता हो वो कानून का शासन है, और जहाँ पर शासन किसी की मर्जी से चलता हो, अपनी मर्जी से जो मर्जी कहे, यानी कि राजा के आदेश ही कानून हो जिस जगह पे, उस जगह पे कानून का शासन नहीं होता। कि राजा तो कुछ भी आदेश दे देगा बिना कानून हो कहीं, तो राजा भी है, राजतंत्र भी है, अगर वो कानूनों के अनुसार काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या है? कानून का शासन। इंग्लैंड में क्या है? राजा है, रानी है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं, वो बंधे हुए हैं संविधान से, वहाँ के नियम और कानून और प्रथाओं से, उनके आधार पर वो कार्य करते हैं। वहाँ पर राजतंत्र होते हुए भी कानून का शासन है। क्यों है? क्योंकि वो नियम और कानून से बंधे हुए हैं और उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। और इंग्लैंड में कानून का शासन इसीलिए है क्योंकि वहाँ के राजा अपनी इच्छानुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार, यानी कि नियम, कानून और प्रथाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली बात तो आती है कि विधि सर्वोच्च है, यानी कि कानून सर्वोच्च है। सबसे बड़ा क्या है? कानून। कानून सुप्रीम है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, सबसे आगे कानून, सबसे बड़ा कानून, कानून से बड़ा कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है कानून के समक्ष सभी समान हैं, यानी कि राजा क्या, प्रजा क्या, मंत्री क्या, सिपाही क्या, सब लोग कानून के समान बराबर होते हैं। कानून के सामने सब लोग समान होते हैं, बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। कानून का सभी को समान संरक्षण होता है। कानून के शासन, विधि के शासन की एक विशेषता और क्या है? विधि के शासन की विशेषता यह है कि कानून के द्वारा सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन दी जाती है, सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन, संरक्षण दिया जाता है कानून के शासन में। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति वीआईपी है तो इसकी रक्षा हमारे देश के सिपाही करेंगे और बाकी लोगों को नहीं करेंगे, सबकी करेंगे, सबको प्रोटेक्शन मिलेगी अगर खतरा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, शासक कानून के अनुसार शासन करेगा। विधि के शासन का एक नियम क्या है कि जो शासक होगा, यानी कि जो राजा होगा या प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, वो कानून के अनुसार शासन करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। यानी कि इंग्लैंड का राजा या रानी होती है वो भी कानून के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें क्या नाम है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो उस पर साइन करने पड़ते हैं, ये नियम है, उन नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर नियमों के खिलाफ जाएंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो विधि का शासन, कानून का शासन उसी दिन खत्म हो जाएगा। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी होती है। देखिए, विधि के शासन की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है। शासक स्वेच्छाचारी नहीं होता, निरंकुश नहीं होता, अपनी मनमर्जी से किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के अधिकार सुरक्षित होते हैं कानून द्वारा। अब देख लेते हैं किसके बारे में कि भैया इनमें
इन पे अंकुश कैसे लग जाता है? कई बार देखते हैं कानून का शासन धीमा सा पड़ जाता है। व्यवहार में देखने को आता है कि कानून का शासन सिर्फ किताबों तक रह जाता है, असलियत में कानून का शासन कहीं होता ही नहीं है। असली में तो कुछ और ही चल रहा होता है, किसी के बाप का राज ही चल रहा होता है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, यानी कि कानून के शासन के लागू होने की कुछ सीमाएं हैं। यदि वो मौजूद रहेंगी तो कानून का शासन कमजोर पड़ जाएगा। और वो सीमा क्या है? देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि कानून के निर्माण की जो शक्ति हम संसद के सदस्यों को देते हैं। जाहिर सी बात है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि जनता स्वयं जाकर तो कानून बनाएगी नहीं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजेगी, यानी कि एमएलए या एमपीओ को भेजेगी, एमपीज को भेजेगी। अब एमपीज क्या होते हैं? इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं जो कानून की बारीकियों को समझे। तो कानून बनाने का कार्य वो स्वयं न कर अपने अधीन जो कर्मचारी होते हैं, जिन्हें अधिकारी वर्ग कहते हैं, उनको दे देते हैं। वो पढ़े लिखे भी होते हैं और एक्सपर्ट भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से काम कर रहे होते हैं इस विषय में। तो उनसे कानून बनवाते हैं। जब वो कानून बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार के क्लॉज जोड़ देते हैं उसमें कि उसमें आम जनता और अधिकारी वर्गों में कुछ फर्क आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं प्रदत्त व्यवस्थापन के जरिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जब कानून बनाने का कार्य मंत्रियों द्वारा या सांसदों द्वारा स्वयं ना करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दे दिया जाता है, इसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। और इसके जरिए वे इस प्रकार के कानून बनाते हैं, कुछ क्लॉज जोड़ देते हैं, जिससे कि समानता के भाव को कुठाराघात पहुंचता है। तो ये भी एक वजह है। दूसरी वजह, अधिकारियों की विवेकशील शक्तियाँ। देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अधिकारियों को स्वविवेकी शक्तियाँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ कानून और नियम के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि समय समय पर नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो उनसे निपटने के लिए कई बार उन्हें कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ। उन विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कई बार अधिकारी इस प्रकार से करते हैं कि वह शक्तिशाली बन जाते हैं और आम जनता और अधिकारियों के बीच एक असमानता का भाव पैदा हो जाता है। दूसरा, नेक्स्ट है लोक सेवकों को प्रदत्त कानूनी सुरक्षा। देखिए, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें कुछ प्रोटेक्शन भी प्राप्त होती है कानून द्वारा। 1892 में इंग्लैंड में एक ऐसा ही कानून बनाया गया था, जिसके जरिए ये कहा गया कि अगर लोक सेवकों के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, जो झूठी कंप्लेंट करेगा, और सारा खर्चा भी उसी से लिया जाएगा जो खर्च हुआ है अब तक। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए लोक सेवक भ्रष्ट हो जाएं, तो आदमी 100 बार सोचेगा उनके खिलाफ कंप्लेंट करने से पहले कि अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि ये भ्रष्ट है तो मुझे ही जेल जाना पड़ेगा और मुझे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, सारा आर्थिक बोझ मेरे ऊपर आएगा। तो ये भी कानून के शासन को चुनौती देती हैं ऐसी चीज़ें भी। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। देखिए, प्रशासनिक नियम और न्यायालय क्या है कि अधिकारियों और आम जनता में फ़र्क करते हैं। ये प्रशासनिक जो नियम और जो न्यायालय होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ही होते हैं, आम जनता के लिए नहीं होते हैं। ये भी एक वजह होती है आम जनता और प्रशासन के बीच में फ़र्क करने की, जबकि कानून का शासन फ़र्क नहीं करने देता। नेक्स्ट, विधि से उन्मुक्ति की व्यवस्था। देखिए, कुछ अधिकारियों को कानून से छूट प्राप्त होती है, कुछ उन्मुक्तियाँ होती हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता जब तक वो पद पर है, उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता। और जैसे कि राजनयिक हैं, यानी कि डिप्लोमेट हैं, विदेशों से आए हुए जो हमारे देश में जो डिप्लोमेट हैं, राजदूत हैं, उनको कुछ विशेष प्रकार की छूटें प्राप्त होती हैं। संसद के सदस्य होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार चाहे वो सांसद को प्राप्त हो, सांसद मतलब एमपी को प्राप्त हो या एमएलए को प्राप्त हो या राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्राप्त हो, उन्हें यह आम जनता से अलग थोड़ा सा बना देते हैं, जिससे लोगों के बीच में असमानता के भाव पैदा हो जाते हैं। हालांकि ये कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं जो कि इनको मिलने ही चाहिए, जिनके बिना इनका कार्य नहीं हो सकता, इसलिए वो जरूरी भी है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रकार की विधियाँ। हाँ, कई बार विशिष्ट प्रकार की विधियाँ बना दी जाती हैं जो कि गलत हैं, कि एक कुछ विधि आम जनता के लिए और बाकी की विधियाँ शासक वर्ग के लिए। तो इस प्रकार की विधियाँ भी कानून के शासन को
चोट पहुंचाती हैं। तो ये है आपका कानून का शासन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।